ओके, हम लोगों ने ना जो इसका काम करना है वो विजुअल स्टूडियो 2019 के अंदर करना है। 2019 के अंदर जाके आपको सर्च करना है, यहाँ पे करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाके आपको यहाँ से टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं, या फिर यहाँ पे उसको लोड होने दो। यहाँ से लोड होकर दिखा देगा कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, सी शार्प से रिलेटेड है, या फिर वेब। यहाँ पे आप क्लिक करो तो सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, सी शार्प, सी प्लस प्लस, एफ शार्प, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। ठीक है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए, लाइनक्स, एंड्रॉयड, कौन सी एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कोई एक्सटेंशन क्रिएट करनी है, कोई गेम क्रिएट करनी है। यहाँ से हम लोगों को वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको आ रहा है सी शार्प ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। इसको चूज़ करना है आपको, फिर करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको देना है प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना चाहते हो, या आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम क्या रखना चाहते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट। देन उसकी लोकेशन क्या है, सी में जाके यूज़र, यूज़र में जाके डेल, डेल में जाके सोर्स। ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहते हो, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। फिर सोल्यूशन का नेम, प्रोजेक्ट का नेम और सोल्यूशन का नेम सेम रखोगे तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। सोल्यूशन जो होता है .NET के अंदर जो फाइनली एग्जीक्यूट होना है, दैट इज सोल्यूशन। और फिर आप फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना चाहते हो .NET का। ठीक है, जैसे 4.72, 4.8, 4.8.1, आपको जो भी लगता है सूटेबल फ्रेमवर्क को आप कवर करना चाहते हो, आप उसको चूज़ कर लो। फिर यहाँ से आपने करना है क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 सेटिंग्स है करने वाली है आपको। यहाँ से पहले तो आप हटा दो इसको, कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS, ये भी हम नहीं कर रहे। यहाँ पे आपने करना है ऐड फोल्डर और कोर रेफरेंसेस। वेब फॉर्म्स को आपने ऐड करना है या नहीं करना, हमें चाहिए एम्प्टी। हम इसको भी अनटिक कर देंगे, MVC को भी अनटिक कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे क्रिएट। अब यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर मशीन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसका पूरा सेटअप क्रिएट करेगा, उसके लिए पूरे का पूरा जो जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं उन फाइल्स को लोड करेगा। अब इसमें आपको 3-4 पैनल्स हैं इंपॉर्टेंट। एक तो होता है इसमें सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर वो रहेगा जहाँ पे आपका सारा प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, जितनी भी आपकी फाइल्स रहेंगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, फोल्डर्स, जो कुछ भी रहेगा वो सारा कुछ वहीं पे रहेगा। ठीक, तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करिए। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये आपका सोल्यूशन आ गया। फिर उसके अंदर ये प्रोजेक्ट फर्स्ट आ गया। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और ये एक फाइल होती है इसके अंदर web.config। ये XML फाइल होगी, और ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अपना प्रोजेक्ट चलाना शुरू करते हो, रन करते हो, तो उसमें सबसे पहले आपकी जो इन्वायरमेंटल सेटिंग्स होती हैं वो सारी इन्वायरमेंटल सेटिंग्स web.config फाइल से होती है। ठीक है, ये जो web.config फाइल होती है इसी यही बताती है कि आपका कौन सा फ्रेमवर्क। देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कंपाइलेशन ड्यूरिंग डीबग ट्रू करना है, टारगेट फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है, कंपाइलर लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, ये सारी, अगर सी शार्प यूज़ कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी एक्सटेंशंस को उठाएगा, अगर आप VB.NET को यूज़ कर रहे हो तो VB में कौन सी एक्सटेंशंस को रीड करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से टेम्परेरी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपकी डायनामिक वेबसाइट रन होती है ना, तो उसको किसी ना किसी हार्डवेयर की फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, और साथ के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एक थंब रूल है कि कभी भी कोई भी वेबसाइट आपकी लोकल सिस्टम की कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, उसको अलाउड होता है चेंज करना, या उसको होता है कि वो कोई फाइल क्रिएट कर ले, उसको उसका डेटा चेंज कर ले, लेकिन हार्डवेयर लेवल पे जाके, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जाके इन्वायरमेंट को चेंज करे, वो अलाउड नहीं होता। तो इस करके उन सारी सेटिंग्स को करने के लिए web.config फाइल बन गई। अब web.config फाइल आप ये बोल लीजिए कि आपका एक HCL होता है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर। ये एक तरह से उसी का एक डुप्लीकेट कॉपी होती है, उसी की जो हमारी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उन कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे रखता है। ठीक है, तो ताकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करनी है हमारी एप्लीकेशन है, तो बजाय कि ओरिजिनल फाइल्स को चेंज करने के, यहाँ पे जो उसकी सेटिंग्स है हमारी वेबसाइट के हिसाब से हमने करी हुई है, वो उन सेटिंग्स को ले और उनके साथ काम करें। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी वो हम लोग इसको देखेंगे। दूसरा होती है इसके अंदर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखो, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रियल वर्ल्ड थिंग। ठीक है, कोई भी जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है।
क्लास को हम लोग बोलते हैं रियल, मतलब उसको डिफाइन करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को उसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक। और वो ब्लूप्रिंट क्या होते हैं उसकी, क्लास। अब क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मेंबर फंक्शन और दूसरा होता है वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो होते हैं उसके एक्शन, कि आपकी क्लास करेगी क्या, ठीक। तो जितने भी वो वेरिएबल्स हैं, जितने भी वो एक्शन हैं, हम लोगों को एक जगह पे डिफाइन करना पड़ता है। तो ASP.NET के अंदर भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करना चाहिए तो कर सकते हैं, वो सब सपोर्ट करता है, क्योंकि उसकी बैकएंड डेवलपमेंट लैंग्वेज जो है वो C# है। आप जितना भी कोड करते हो सारे का सारा C# को यूज़ करके करते हो। देन इसके बाद आता है आपके पास टूल बॉक्स। यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, क्योंकि अभी तक कोई पेज नहीं लिया इस करके वो टूल्स को डिस्प्ले नहीं करेगा। अब यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली हम लोग HTML की फाइल्स बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो पेजेस बनते हैं वो .html के साथ बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, खाली जगह पे कहीं पे भी कर लो, राइट क्लिक, ऐड में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा वेब फॉर्म। तो आपने यहाँ पे वेब फॉर्म ऐड करना है, ठीक है। वेब फॉर्म ऐड कर लेना। अब इसका नाम दे दो, मैं इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स, और इसको कर देता हूँ ओके। अब जब आपने इसको क्रिएट करा इंडेक्स को, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओ, देखो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, ये देखो ये ऐड हो गया। अब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना तो इसके पास दो फाइल्स आ गई, एक आ गई index.aspx और उसके साथ आ गई index.aspx.cs, ठीक है। जो डिस्प्ले में आनी है, जो व्यू में आनी है, वो आनी है index.aspx, और जो कोड बिहाइंड है वो aspx.cs, ठीक है। उसकी C# वाली फाइल है वो आएगी कोड बिहाइंड के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हो ASPX पे तो इसका कोड खुल गया। देखो अब यहाँ पे कुछ मैं इसको कॉपी करता हूँ, थोड़ा बड़े में लेके चलते हैं हम लोग, रीडेबिलिटी बन जाए इसकी। अब यहाँ पे देखो ये सबसे ऊपर एक डायरेक्टिव दिया हुआ है यहाँ पे @पेज, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका पेज है, ठीक है। और दूसरा ये कौन सी लैंग्वेज को यूज करेगा, C# को। ऑटो इवेंट वायर अप इक्वल टू ट्रू। ऑटो इवेंट वायर अप का ट्रू का मतलब कि अगर आप बटन के ऊपर डबल क्लिक करके उसकी कोडिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली वो उसके क्लिक इवेंट के साथ लिंक हो जाए, आपको मैन्युअली ना करना पड़े। और कोड बिहाइंड फाइल कौन सी है आपकी, index.aspx.cs, इसका मतलब ये वाली फाइल जो इसके साथ आ रही है, ये वाली फाइल। जो ये डिजाइनर फाइल होती है इसके अंदर होता सारा, देखो ये क्लास बनी ना, पार्शियल क्लास, इंडेक्स, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खुद ब खुद इसको क्रिएट करेगा, ठीक है। जो कुछ आप वहां पे बनाते चले जाओगे वही सारा कुछ वो यहाँ पे लिखता चला जाएगा, इसका कोड जनरेट करता रहेगा खुद ब खुद। तो आपको इसके साथ बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सारा का सारा काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। बैकएंड पे वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब देन उसके बाद उसको जैसे आप लोगों ने HTML पढ़ी हुई है, ओके। और इनहेरिट्स, इसका एक और एट्रीब्यूट है इनहेरिट फर्स्ट डॉट इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया आपका, सोल्यूशन, ठीक है। और उसके अंदर क्लास कौन सी होगी, इंडेक्स, तो उसको इनहेरिट करेगा। इनहेरिट का मतलब इनहेरिटेंस। देन डॉक टाइप HTML5, ठीक है। देन उसके बाद HTML की स्पेसिफिकेशन हेड। अब यहाँ पे देखो एक एट्रीब्यूट यूज हो रहा है रन एट। अब यहाँ पे आप कंट्रोल्स देखोगे, दो तरह के कंट्रोल होंगे आपके पास, एक होंगे सर्वर कंट्रोल, एक होंगे आपके पास लोकल कंट्रोल, ठीक है। सर्वर कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो सर्वर साइड पे रन होते हैं, ठीक है। और लोकल कंट्रोल वो कंट्रोल होंगे जो आपके लोकल एंड पे एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो है ना, जैसे ये फॉर्म है, फॉर्म की एट्रीब्यूट है रन एट सर्वर, तो इसका मतलब जो फॉर्म रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, या फॉर्म के अंदर लिखी कोई भी कोडिंग जो चलेगी वो आपके लोकल मशीन में नहीं चलेगी, वो कहाँ पे रन होगी, जाके सर्वर के ऊपर, ठीक है। वो सारे का सारा प्रोसेस टाइम जो होगा, जो जितनी प्रोसेसिंग होगी वो सारी की सारी सर्वर के ऊपर प्रोसेस होगी। अब ये जो आपका पेज है इसके तीन चीज़ें आती हैं नीचे। एक तो आता है डिज़ाइन, ठीक है। अगर आप लोगों ने ड्रीम वीवर पढ़ा हुआ है तो उसके जैसे यही है, यहाँ पे आ गया डिज़ाइन, यहाँ से आ गया स्प्लिट, कोडिंग एंड डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे आ गया सिर्फ सोर्स, सिर्फ HTML का सोर्स दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले टूल्स हम लोग देख रहे थे ना, तो कोई टूल नहीं दिखा रहा था, अभी यहाँ पे ये सारे टूल्स दिखा दिए। कैटेगरी है स्टैंडर्ड, डेटा, वैलिडेशन, नेविगेशन, लॉगिन, वेब पार्ट्स, एजेक्स, डायनामिक डेटा, HTML। आप इस पर कहीं पे भी क्लिक करिए और उससे रिलेटेड टूल यहाँ पे खुल गया। आपको जो टूल चाहिए आप डिज़ाइन में चले जाओ,
आपको बटन कंट्रोल चाहिए, आप ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। कोई भी टूल चाहिए आपको, ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, कैलेंडर चेक बॉक्सेस चाहिए, कैलेंडर चाहिए। अब इसका सोर्स कोड क्या है वो आप यहाँ पे सोर्स में चले जाओ, ये देखो अपने आप उसने सोर्स कोड बना दिया फॉर्म के अंदर, बटन, बटन का आईडी, ठीक है, देन ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिर चेक बॉक्स, फिर कैलेंडर। आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका मेन फोकस होना चाहिए डिजाइनिंग प्लस कोडिंग के ऊपर, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी सोर्स कोड बनाना है, HTML पेजेस मतलब जो जनरेट होने हैं उसके उनको डिजाइन उनकी लेआउट के हिसाब से वो खुद ब खुद ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने जैसे ये कंट्रोल लगा लिए, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, यहाँ पे प्ले का बटन बना हुआ है, ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो नीचे चल रहा है बिल्ड स्टार्टेड प्रोजेक्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन डीबग एनी CPU, ठीक है, फर्स्ट डॉट DLL। अब उसने इसकी DLL फाइल बना दी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है, उसको DLL फाइल बनाया। और यहाँ पे फाइल देखो कौन सी लो, अब यहाँ पे देखो दो चीजें नोटिस करने वाली है, पहले इसको खुल ले दो पूरा, पहला इसमें ये है कि जो आपकी फाइल ओपन हो रही है वो कहाँ से ओपन हो रही है, लोकल होस्ट, ठीक है। अदरवाइज जब आप पहले, अब मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये पाथ क्या आ रहा है, HTTP, और HTTP का की जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है, आपका सर्वर से। तो इसका मतलब अब यहाँ पे अगर आप नीचे कहीं देखोगे ना, ये देखो ये IIS एक्सप्रेस आ गया ना। अब ये टेम्परेरी सर्वर उसने क्रिएट करा। अब आपकी जो फाइल है जो भी आपने डिजाइन की थी वो फाइल किसके थ्रू प्रोसेस होके आ रही है, आपकी इस IIS सर्वर के थ्रू, ठीक है। वो इस IIS सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है, रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है और ये सर्वर आपको रिस्पॉन्ड दे रहा है लोकल मशीन के ऊपर, दैट्स वाई ये HTTP आ रहा है। फिर लोकल होस्ट आ गया, लोकल होस्ट होता है सर्वर का नाम। अगर आपका सर्वर एग्जीक्यूट होता है लोकल मशीन के ऊपर तो वो हमेशा लोकल होस्ट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है कॉलन के बाद पोर्ट नंबर, ठीक है, कि कौन सी पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर होती है कि अब सर्वर के ऊपर डाउनलोडिंग भी होती है, अपलोडिंग भी होती है, वेब पेजेस भी ओपन होते हैं, चैटिंग भी होती है, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पे सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। सर्वर की पोर्ट्स होती हैं अलग अलग। तो जैसे अब आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो पोर्ट नंबर 80 होता है HTTP के लिए, ठीक है। तो आप कुछ भी ओपन करते हो HTTP के साथ, सर्वर की पोर्ट नंबर 80 पे जाएगा। अब इसी तरीके से जो आपका लोकल होस्ट है ना, लोकल होस्ट का एक पोर्ट नंबर बन गया 57890, ठीक है। तो जो भी कम्युनिकेशन हो रही है इस पोर्ट पे हो रही है। देन पेज कौन सा ओपन हुआ आपका, index.aspx, ठीक है, index.aspx फाइल ओपन हुई और उसको वो डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये पेज ओपन हो गया, बटन पे क्लिक कर रहे हो आप, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये चेक अनचेक हो रहा है, ये कैलेंडर कंट्रोल है आपका, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दो, वो डेट सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं व्यू पेज सोर्स। और आप नोटिस करना यहाँ पे ये चीज़ें हमने नहीं क्रिएट करी, ये कुछ भी हमने नहीं बनाया, ठीक है। हमने तो सिर्फ हमने तो वो 4 लाइनें लिखी थी कंट्रोल्स को लगाने के लिए। अब सर्वर ने उसको एग्जीक्यूट करा उन 4 लाइनों को, उसकी इक्विवेलेंट HTML जनरेट करी और वो HTML जनरेट करके ब्राउजर को भेज दी, ठीक है। क्योंकि आपका जो ब्राउजर है, ब्राउजर को सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि उसने HTML फाइल्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसने HTML कोड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। उसको नहीं पता कोडिंग कैसे होती है, कोड का क्या मतलब होता है, प्रोग्राम कैसे रन करना है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है, वो उसको नहीं पता, ठीक है। उसका सिर्फ काम ये है कि उसने HTML कैसे डिस्प्ले करनी है उसको वही आता है, ठीक है। तो ब्राउजर ने वो HTML का कोड जनरेट करा और उसको भेज दिया और यहाँ से वो कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब उसको बंद करिए, यहाँ से बंद करिए, ये वापस आपको विजुअल स्टूडियो में ले जाएगा, ठीक है, और ये बंद हो जाएगा। जो पेज आपने लोड करा था वो पेज आपका बंद हो जाएगा।